हेलो एवरीवन। 2025 जेई मेंस के एग्जाम चल रहे हैं जोरों शोरों से। 22 तारीख और 23 तारीख का एग्जाम हो चुका है। तो आज 22 तारीख के शिफ्ट 1 के एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे है वो कैपेसिटर पे बेस्ड है। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 40 माइक्रोफेराड इज कनेक्टेड टू अ 100 वोल्ट सप्लाई 100 watt power supply. Now intermediate space between the plates is filled with a dielectric constant of K is equal to 2. ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक कैपेसिटर दे रखा है जो कि 100 वोल्ट सप्लाई से कनेक्टेड है और उसका कैपेसिटेंस हमें पता है 40 माइक्रोफेराड और कितनी वोल्ट की सप्लाई से कनेक्टेड है, 100 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्टेड है। अब फाइनली हम क्या करेंगे, ये जो कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए हम इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर देंगे जो कि कितना दे रखा है क्वेश्चन में, K इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन आगे कह रहा है एक्स्ट्रा चार्ज जो इसमें आएगा जब हम इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालेंगे तो इसमें जो एक्स्ट्रा चार्ज आएगा और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी वो हमें फाइंड करके बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम बोल देते हैं C नॉट। ठीक है, और जब हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू 2 इंसर्ट कर देंगे इसके इंटरमीडिएट स्पेस के अंदर तो कैपेसिटेंस बढ़ के K टाइम्स हो जाएगा, K टाइम्स C नॉट। ठीक है, तो अभी इनिशियली कैपेसिटेंस इतना है, तो अगर इनिशियली कैपेसिटेंस इतना है तो इनिशियली चार्ज कितना होगा, इनिशियली चार्ज होगा Q इज इक्वल टू CV दैट इज इक्वल टू 40 माइक्रोफेराड मल्टीप्लाइड बाय 100 वोल्ट, तो कितना आ जाएगा 4000 माइक्रोकूलम। ये चार्ज क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास इनिशियल चार्ज। अब जब कैपेसिटेंस बढ़ के कितना हो जाएगा, K से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से अगर 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो नया वाला कैपेसिटेंस निकल के आ जाएगा 80 माइक्रोफेराड। ठीक है, तो अगर 80 माइक्रोफेराड के हिसाब से हम इसमें चार्ज निकालेंगे तो फाइनल चार्ज हमारे पास हो जाएगा 80 माइक्रोफेराड मल्टीप्लाइड बाई, बाद में भी हमने इसको 100 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट कर रखा है तो दिस विल बी 100 वोल्ट। तो फाइनल चार्ज हमारे पास निकल के आ गया 8000 माइक्रोकूलम। ठीक है, 8000 माइक्रोकूलम, तो 4000 माइक्रोकूलम और फाइनली 8000 माइक्रोकूलम। तो एक्स्ट्रा चार्ज कितना आया, फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे तो Q एक्स्ट्रा कितना आ जाएगा, फाइनल 8 अच्छा 10 की पावर -3 और 10 की पावर 3 और 10 की पावर -6, माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6। तो -6 में से 3 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये हो जाएगा 8 मिली कूलम माइनस इनिशियल चार्ज हो जाएगा 4 मिली कूलम, दिस विल बिकम 4 मिली कूलम। तो ये चार्ज हमारे पास एडिशनल आ जाएगा बाद में जब हम इसका कैपेसिटेंस बढ़ा देंगे ना। नेक्स्ट इसमें ये भी पूछा है, वैसे तो आपका ऑप्शन इससे मैच कर जाएगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि और किसी ऑप्शन में एक में 2 माइक्रोकूलम दे रखा है, दूसरे में 2, तीसरे में 4 और चौथे में 8, तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अगर आप निकालना चाहते हैं तो पहले इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए, इनिशियल वाली निकालने के लिए हाफ CV स्क्वायर कर देंगे, तो हाफ मल्टीप्लाइड बाई इनिशियल वाला कैपेसिटेंस 40 मल्टीप्लाइड बाई 40 माइक्रोफेराड है याद रहे, और 10,000 क्योंकि V का स्क्वायर V इज 100 का स्क्वायर इज 10,000। तो यहाँ पे ये हो गया 40 से कैंसिल होकर ये हो गया 20 माइक्रो बोले तो 10 की पावर -6 और 10,000 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 0.2 जूल। ठीक है, इसी तरह फाइनली एनर्जी अगर आप निकालेंगे तो एनर्जी फाइनल कितनी आ जाएगी, एनर्जी फाइनल कैपेसिटेंस वो वाला रख देंगे हाफ इंटू 80 माइक्रोफेराड इंटू 10,000, तो 10,000 80 माइक्रोफेराड, 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर -2, इससे इसको कैंसिल करेंगे ये आ गया 40, तो 40 इंटू 10 की पावर -2 यानी कि 0.4 और यूनिट विल बी जूल। तो एक्स्ट्रा कितनी एनर्जी बढ़ गई, पहले 0.2 थी बाद में 0.4 हो गई, तो एक्स्ट्रा एनर्जी एक्स्ट्रा कितनी आ गई, फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज 0.4 माइनस 0.2 दैट इज इक्वल टू 0.2 जूल। तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी हमारे इस कैपेसिटर में पजेस हो गई। ठीक है, तो आंसर विल बी सी, मैच कर रहा है एग्जैक्टली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह दे रखा है, अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास स्मॉल m is rotating about an axis perpendicular to the plane and passing through the center। तो एक रिंग है, एक डिस्क है जिसकी रेडियस है r और इसका मास है m और इस एक्सिस के अबाउट हम इसको घुमा रहे हैं, जो एक्सिस इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इसका एक मास काट के निकाल देते हैं, यहाँ से r/2 रेडियस का मास हम
तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा, ठीक है। और ये जो हमने डिस्क निकाली है इसकी रेडियस है r/2, r/2 रेडियस की डिस्क हमने इसमें से काट के निकाल दी। तो हम क्या करते हैं भाई, जो डिस्क हमने निकाली है और जो डिस्क रिमेनिंग है उसका सिग्मा तो बराबर होगा, मास डेंसिटी तो दोनों की बराबर होगी। तो मास डेंसिटी इज इक्वल टू मास डेंसिटी। तो यहाँ पे अगर पूरे की मास डेंसिटी के हिसाब से अपन पूरे का मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन एरिया लिखें तो ये हो जाएगा स्मॉल m बाई पूरी डिस्क का एरिया पाई r स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू जो मास इसमें से हमने हटा दिया दैट इज इक्वल टू m डैश अपॉन पाई r/2 रेडियस का मास हटाया है तो पाई r स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे पाई से पाई कटता नजर आ रहा है, r स्क्वायर से r स्क्वायर कटता नजर आ रहा है। तो यहाँ हो गया 1/4 को इधर ला के मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से m डैश की वैल्यू निकल जाएगी m/4। तो ये वो मास है जो हमने यहाँ से हटा दिया, ठीक है। चलिए तो अब हम एक काम करते हैं, हम इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं इस वाली एक्सिस के अबाउट। तो इस वाली एक्सिस के अबाउट उस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं जो डिस्क हमने निकाल दी। तो इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है जो डिस्क हमने निकाल दी, तो आई डैश में लिख लेता हूं इसको। इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता इसका मास इनटू mr²/2 इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। तो mr², इसका रेडियस है mr², लेकिन क्योंकि ये डिस्क है तो डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आया mr² बाई, यहां से आया 4 16 32, तो ये कितना आ गया mr²/32। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग, ठीक है। लेकिन हमें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर के अबाउट पूछा है इसने, ओरिजिनल डिस्क का। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, ठीक है, अबाउट दिस एक्सिस। तो दिस एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालेंगे तो अभी हमें इस एक्सिस के अबाउट पता है इस रिंग का, तो इस एक्सिस के अबाउट निकालने के लिए हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे और यहां से यहां तक की दूरी है r/2। तो एक एक्सिस ऐसे और एक एक्सिस ऐसे, और इन दोनों एक्सिस के बीच की दूरी है r/2। तो अगर यहाँ पे मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा दोनों के बीच में, तो मैं यहां से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकाल लूंगा, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज दिस का प्लस md², और d की जगह में कितना ले लूंगा, दोनों एक्सिस के बीच की दूरी दैट इज r/2। तो यहाँ पे इसका पूरा ओवरऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr²/32 प्लस md²। तो m है m/4 और d² इज r/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे i डबल डैश कितना निकल के आ गया, एलसीएम बाद में लेंगे, mr²/32 प्लस यहाँ पे आ जाएगा mr²/16, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेता हूँ दोनों का एलसीएम आ जाएगा 32 और साथ में आ जाएगा mr² प्लस 16 2 टाइम्स होता है तो 2mr²। तो यहाँ पे ओवरऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ गया 3mr²/32। अब ये वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आया है जो डिस्क मैंने यहां से हटा दी, और उस जो डिस्क मैंने यहां से हटाई उसका इस एक्सिस के अबाउट। तो अगर मुझे जो रिमेनिंग पार्ट है उसका इस एक्सिस के अबाउट निकालना है तो आई ऑफ रिमेनिंग पार्ट अबाउट दिस एक्सिस इज इक्वल टू आई टोटल जो ओरिजिनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, आई ओरिजिनल, इसके अबाउट दैट इज इक्वल टू, इसके अबाउट था mr²/2। तो और इसमें से माइनस कर दूंगा मैं ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इस डिस्क का आ रहा है इस एक्सिस के अबाउट, जो कि मैंने निकाल लिया यहाँ पे 3mr²/32। यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो रिमेनिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ जाएगा, आई नॉट विल बी mr²/2 माइनस 3mr²/32। तो यहाँ से आई रिमेनिंग कितना निकल के आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा यहाँ से 32 और 2 16 टाइम, तो 16mr² माइनस 3mr² दैट इज इक्वल टू 13mr²/32। तो दिस इज द करेक्ट रिमेनिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिमेनिंग सॉलिड अबाउट दिस एक्सिस, जो कि इसके सेंटर से पास हो रही है और परपेंडिकुलर है इस प्लेन के। तो ये ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर सेकंड का 13/32 डी बिल्कुल मैच कर रहा है। तो ये ऑप्शन हो गया आपका डी, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 13mr²/32। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह दे रखा है, एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम हैज ऑर्बिट रेडियस ऑफ 3.2
सॉरी 5.3 इंटू 10 की पावर माइनस 11 मीटर, ठीक। और वाइल दैट फॉर द इलेक्ट्रॉन इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट में इसकी रेडियस गिवन है 8.48 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। तो ये तो रेडियस ऑफ एक्साइटेड स्टेट गिवन है और ये रेडियस ऑफ ग्राउंड स्टेट गिवन है, ठीक है। तो आगे बोल रहा है द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट टू दैट ऑफ एक्साइटेड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट डी ब्रोगली वेवलेंथ इन ग्राउंड स्टेट टू दैट ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ इन एक्साइटेड स्टेट, ये अपन को निकालनी है, ठीक है। डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है। तो रेडियस और डी ब्रोगली वेवलेंथ का रिलेशन क्या होता है? रेडियस और डी ब्रोगली वेवलेंथ का रिलेशन होता है, जिसे मान लेते हैं हम, अगर यहाँ पे 3 वेव्स बन रही हैं किसी ऑर्बिट की, सॉरी किसी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है किसी शेल के अंदर, और उसमें कितनी ऑर्बिट, कितने वेवलेंथ बना रहा है वो, n इज इक्वल टू 3 में रोटेट कर रहा है तो वो 3 वेवलेंथ्स बनाएगा। और टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी 2 पाई r, अगर ये r रेडियस में घूम रहा है तो, ठीक। तो अगर यहाँ से r और लैम्डा का रिलेशन क्या मिल सकता है हमें, तो यहाँ पे r और लैम्डा का रिलेशन मिल सकता है 2 पाई r। तो यहाँ पे अगर 2 पाई r हम लें तो 2 पाई r, तो ये लेंथ हो गई, और ये लेंथ 1 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा, तो 3 लैम्डा के बराबर हो जाएगा। और अगर nth में जाएं, हम nth केस में जाएं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ किसी nth शेल की बात करें, तो वहां पे कितने लैम्डा हो जाएंगे, 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा के बराबर हो जाएगा। तो ये रिलेशन हमें यहाँ से लैम्डा डी ब्रोगली निकाल सकते हैं। तो यहाँ से लैम्डा की जो वैल्यू आ गई वो हो गई 2 पाई r बाई n, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है। तो हमें ग्राउंड स्टेट अपॉन एक्साइटेड स्टेट निकालना है, तो लैम्डा ग्राउंड अपॉन लैम्डा एक्साइटेड इज इक्वल टू, यहां पे रख देंगे अपन 2 पाई r ग्राउंड डिवाइडेड बाई n ग्राउंड स्टेट वाला डिवाइडेड बाई 2 पाई r एक्साइटेड अपॉन n एक्साइटेड वाला। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होता नजर आ रहा है, तो लैम्डा g अपॉन लैम्डा e इज इक्वल टू निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका, रेसिप्रोकल करेंगे, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, ये हो गया rg इंटू एन ई अपॉन आर ई इंटू एन जी, ठीक है। अच्छा, तो कौन सा नंबर होता है ग्राउंड स्टेट का? ग्राउंड स्टेट का शेल का नंबर होता है 1, और थर्ड एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में क्या नंबर होगा? 4th। थर्ड एक्साइटेड स्टेट, दिस इज ग्राउंड स्टेट, दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड, दिस सेकंड एक्साइटेड स्टेट एंड दिस इज थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो 4 नंबर यहाँ मिलेगा, डिवाइड बाई ग्राउंड स्टेट का नंबर 1 होगा, और रेडियस दे रखी है आपको ग्राउंड स्टेट की 5.3 इंटू 10 की पावर माइनस 11, और यहाँ पे दे रखी है आपको 8.48 इंटू 10 की पावर माइनस 10, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, इस पॉइंट को इधर सरका लेते हैं, इस पॉइंट को यहाँ से हटा के यहाँ पे कर लेते हैं, और ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 11, जो कि एक दूसरे से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 4 इंटू 5.3 डिवाइडेड बाई 8.84, 8.84 4 का मल्टीपल होता है, तो इसको 2 बार 4 से डिवाइड करेंगे अगर हम, तो ये 5.3 बन जाएगा। तो 5.3 को अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम 84.8, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं 16 इंटू 84.8, तो यहाँ पे 4 से ये कैंसिल हो गया 4 टाइम्स, और इसको ऐसे लिख देते हैं 16 इंटू 5.3, तो ये 5.3 से 5.3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आंसर क्या आया 1/4, ठीक है। तो यहाँ आंसर क्या आता है, लैम्डा जी बाई लैम्डा ई ग्राउंड स्टेट अपॉन एक्साइटेड स्टेट का रेशियो क्या आ रहा है 1/4। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं हम, यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं 9, 3, 4 और 16। अच्छा, तो क्या हमने उल्टा निकाल दिया क्या? अगर हम इसमें देखें, इसने क्या पूछा है, नहीं, ग्राउंड स्टेट टू दैट ऑफ एक्साइटेड स्टेट, मतलब ग्राउंड स्टेट लैम्डा जी बाई लैम्डा ई, तो वही हमने निकाला है, तो 1/4, तो 1/4, तो इसमें तो हमें मोस्ट प्रोबेबल आंसर लगाना पड़ेगा, तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर आ रहा है सी, ठीक है। मुझे पता नहीं एनटीए इसको बोनस देगा या नहीं देगा, बाकी आंसर तो हमारा क्या आएगा, अगर लैम्डा जी बाई लैम्डा ई निकालेंगे तो 1/4 ही आएगा, और इसमें तो 1/4 जैसा कुछ नजर आ नहीं रहा, तो ये ऑप्शन सी होगा हमारा 4, इसमें 4 लगा के आना था। अगर आप 4 लगा के आए तो आई होप कि मार्क्स मिल जाएंगे आपको, बाकी देखा जाएगा। इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बहुत ही आसान सा दे रखा है, बी बाई म्यू नॉट। तो बी बाई म्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी, ये तो थ्योरेटिकल जल्दी से करने वाला क्वेश्चन हो गया ये तो हमें बायोट सावर्ट लॉ बहुत अच्छे से याद है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल
आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ से सबकी डायमेंशंस लिखें, b बाई म्यू नॉट की निकालना है तो म्यू नॉट को डिवाइड में लाएंगे, म्यू नॉट को डिवाइड में लाएंगे, और 4 पाई की तो कोई डायमेंशन होती नहीं, तो 4 पाई तो गया। आई की डायमेंशन होती है करंट की डायमेंशन a1, करंट की टर्म्स में निकालना है क्या, करंट की टर्म्स में निकालना है तो हमें इसको a1 t1 लिखने की, सॉरी करंट की डायमेंशन हमें लिखनी है तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे a1, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और डीएल की डायमेंशन लेंथ की डायमेंशन और लेंथ का स्क्वायर, तो एक लेंथ से एक लेंथ कट जाएगी, डिवाइड में एक लेंथ की डायमेंशन बचेगी और साइन थीटा की कोई डायमेंशन होती नहीं क्योंकि ये डायमेंशन लेस होता है। तो आंसर क्या आ गया, a1 l की पावर -1। तो a1 l की पावर -1 ऑप्शन में, a1 l1 a l की पावर -1, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरह दे रखा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 मुझे लग रहा है ग्रेविटेशन से क्वेश्चन कुछ इस तरह दे रखा है, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास कैपिटल M एंड कैपिटल R। तो एक स्फीयर दे रखा है हमें जिसका मास दे रखा है कैपिटल M और रेडियस दे रखी है कैपिटल R, और साथ में बोल रखा है कि एक पॉइंट मास है स्मॉल m, तो ये इस पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है कैपिटल F, ठीक है। तो ये कितनी दूर है हमें पता ही नहीं है, तो हम लेट्स कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट r दूरी पर है। तो नाउ अ कंसेंट्रिक स्फेरिकल मास ऑफ m/7 इज रिमूव्ड। तो इस मास के अंदर से अगर आपने एक m/7 का मास निकाल लिया तो अब सिर्फ ये मास इसके अंदर बचा, इसकी रेडियस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये कह रहा है कि अब जो m मास, इस टेस्ट मास पर जो नया फोर्स लगेगा वो कितना होगा, ठीक है। तो अपन इसके लिए अगर ग्रेविटेशनल लॉ लगाएं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ लगाएं, तो F इज इक्वल टू जी एम स्मॉल m बाई इन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे लगाने की कोशिश करें तो हमें पहले रिमेनिंग मास निकालना पड़ेगा। रिमेनिंग मास m माइनस m/7, तो दैट इज इक्वल टू 6m/7। तो यहाँ पे अगर हम दोबारा से F डैश फोर्स निकालने की कोशिश करें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी लगा के, तो G यहाँ आ जाएगा 6m/7 और यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल m डिवाइड बाई, इन दोनों के बीच की दूरी अभी भी चेंज नहीं हुई है क्योंकि क्वेश्चन ने बोला ही नहीं है, तो हम क्यों चेंज करें। तो ये लेट्स कॉल दिस इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों को डिवाइड करते हैं, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो F अपॉन F डैश इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m बाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाई G 6m/7 इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो यहाँ से R स्क्वायर कैंसिल, कैपिटल M से कैपिटल M कैंसिल, G से G कैंसिल, M से M कैंसिल। यहाँ पे अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 7 रेसिप्रोकल के ऊपर आ जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा, तो F बाई F डैश इज इक्वल टू 7/6। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो F डैश इधर, तो ये आ गया 6F/7। तो नया वाला लगने वाला फोर्स कितना आ गया, 6F/7, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया। तो आप क्या लगा के आए मुझे पता नहीं, आई होप आप बी लगा के आए होंगे। चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन बी है। तो ओवरऑल फोर्स कम हुआ या बढ़ा, तो जब हमने कुछ ना कुछ मास कम किया तो जाहिर है कि नया वाला फोर्स कम होने वाला है। तो ऑप्शन बी इन्होंने सोच समझ के दिए हैं, सारे कम ही करके दिए हैं इन्होंने, क्योंकि ताकि कुछ धुरंधर बच्चे होते हैं जो सिर्फ पढ़ के पता नहीं लगा रहे हैं, उनको एग्जैक्टली सॉल्व करना पड़े, वैल्यू निकालनी पड़े, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरह दिया है, वर्नियर कैलिपर, अच्छा सेशन रीजन है। तो वर्नियर कैलिपर जिसका वर्नियर स्केल, अच्छा स्टेटमेंट नंबर 1 बोल रहा है वो, वर्नियर कैलिपर 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज स्मॉलर देन 1 मेन स्केल डिवीजन। तो भाई साहब मेन स्केल जो डिवीजन होते हैं वर्नियर स्केल के वो कम होते हैं, और जो मेन स्केल के डिवीजन होते हैं वो ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये वर्नियर स्केल डिवीजन्स और ये मेन स्केल डिवीजन्स, तो जाहिर है वर्नियर स्केल का पूरा जो मेन स्केल है उससे एक कम में आ जाता है। तो जाहिर है वर्नियर स्केल के जो डिवीजन्स हैं, वर्नियर स्केल डिवीजन्स हैं वो छोटे होंगे मेन स्केल डिवीजन्स है। तो ये तो बहुत ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछा है उसने, अगर किसी ने वर्नियर कैलिपर देखा भी है तो वो इसका आंसर लगा सकता है। स्टेटमेंट 1 हो गया करेक्ट, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड पढ़ते हैं, वर्नियर स्केल कांस्टेंट इज गिवन बाय 1 मेन स्केल डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। ओ हो, मेन स्केल डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय वर्नियर स्केल डिवीजन। क्या ये वर्नियर कांस्टेंट ये होता है क्या भाई साहब? जिसको फॉर्मूला पता है उनको बहुत अच्छे से पता है, वर्नियर स्केल डिवीजन डिवाइड मेन स्केल डिवीजन डिवाइड बाय वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू होता है वर्नियर कांस्टेंट। तो स्टेटमेंट 2 हो गया गलत।
तो स्टेटमेंट 2 गलत, स्टेटमेंट फर्स्ट सही। तो ऑप्शन ए बी सी डी डी, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। तो इसका आंसर क्या आ गया? इस क्वेश्चन का वर्नियर स्केल वाले का आंसर है ऑप्शन नंबर डी।